नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की स्थापत्य कला की। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग। तो आज की क्लास में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट हम पढ़ेंगे। तो स्थापत्य कला की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्थापत्य कला होता क्या है। तो स्थापत्य कला का मतलब क्या है? किसी को भी स्थापित करने की कला, जैसे कि महल स्थापित किए गए समय समय पर राजा महाराजाओं के द्वारा, या फिर मंदिर, दुर्ग, किले, गढ़, तो इन सभी को बनाने की जो कला है उसे क्या कहा गया है? स्थापत्य कला। तो सामान्य अर्थ अगर हम देखते हैं स्थापत्य कला, तो स्थापित करने की कला। जैसे चित्रकला की अगर हम बात करते हैं तो भाई चित्रों को बनाने की जो कला है वो चित्रकला कहलाती है। उसी प्रकार महल, मंदिर, दुर्ग, किला, ये सभी को स्थापित करने की जो कला है उसे स्थापत्य कला कहते हैं। अब आज की क्लास में जैसे कि हम राजस्थान के दुर्ग पढ़ने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण दुर्गों का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि दुर्ग होते क्या हैं, और दुर्ग से ही मिलता जुलता एक शब्द आता है, गढ़ क्या होता है, किला क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दुर्ग की, तो दुर्ग क्या होते हैं? दुर्ग जो बनाए जाते थे वो उच्च श्रेणी के होते थे, जिनमें समुचित व्यवस्था होती थी। किससे संबंधित समुचित व्यवस्था होती थी? इसका मतलब कह सकते हैं कि सुरक्षा के पर्याप्त साधन वाला जो बड़ा भवन है वो दुर्ग कहलाता था। इसका मतलब कि लंबे समय तक यहाँ पर सेना भी निवास कर सकती थी, महाराजा, राजा, महारानियां, इन सभी के लिए सुरक्षा के पर्याप्त साधन कहाँ पर होते थे? दुर्ग में होते थे। तो लंबे समय अवधि के लिए सुरक्षा के पर्याप्त साधनों वाला जो बड़ा भवन होता था वो दुर्ग कहलाता था। इसी प्रकार से एक शब्द आता है गढ़। क्या होता है? तो देखिए, गढ़ जो है वो किले से तो ऊंचा होता था, किले से तो बड़ा होता था, लेकिन दुर्ग से छोटा होता था। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि किले से उच्च तथा दुर्ग से निम्न श्रेणी के जो पर्याप्त साधन वाले भवन होते थे उन्हें गढ़ कहा जाता था। तो दुर्ग से थोड़े छोटे लेकिन किले से बड़े। और जो किला शब्द का प्रयोग होता है, आपने देखा होगा कि किला शब्द का जब प्रयोग हो रहा है तो ये साधारण होता था, जिसमें सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं होती थी। बहुत कम समय के लिए अगर सेना को रुकना है या छोटे भवन में रहना है तो वहां पर किले का प्रयोग किया जाता था। तो तीनों में थोड़ा डिफरेंस है। दुर्ग उच्च श्रेणी के होते थे, जिनमें सुरक्षा के पर्याप्त साधन पाए जाते थे, लंबे समय तक सेना जो है वहां पर रह सकती थी। गढ़ जो कि किले से बड़े लेकिन दुर्ग से छोटे होते, और किले साधारण होते थे जिसमें समुचित व्यवस्था नहीं होती थी। राज्य का वह छोटा भवन जिसमें सुरक्षा के पर्याप्त साधन नहीं होते थे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए दुर्ग से संबंधित। अब हम देखते हैं कि दुर्ग जो है उसके अवशेष सबसे पहले कहाँ मिले हैं। तो ध्यान रखें, दुर्ग से संबंधित अवशेष हमें हड़प्पा या हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। तो दुर्गों के जो अवशेष हैं वो सबसे पहले कहाँ मिले हैं? हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं, जहां पर क्या किया जाता था कि जो नगर होते थे उन्हें दो भागों में बांटा गया था, दुर्गीकृत जिनमें दुर्ग हैं या अदुर्गीकृत। तो अवशेष जो हैं दुर्गों के वो कहाँ मिले हैं? सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला हम बात करते हैं कि दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो देखिए, दुर्गों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है और अलग अलग लोगों के द्वारा भी अलग अलग श्रेणियां बताई गई हैं। तो जो पहला वर्गीकरण था दुर्गों का, परिभाषा हमने देख ली दुर्गों की, कि दुर्ग ऐसे स्थान होते थे जहां पर सुरक्षा के पर्याप्त साधन होते थे। तो अब ये दुर्गों का जो वर्गीकरण है वो सबसे पहले कहाँ किया गया है? आचार्य मनु ने मनुस्मृति में किया था। ध्यान रखें, पहला जो वर्गीकरण है वो मनुस्मृति में किया गया है, और उसमें बताया गया है कि दुर्ग कितने प्रकार के हैं, दुर्गों की कितनी श्रेणियां हैं कुल। तो कुल 6 श्रेणियां हैं। तो ये पहली बात आपको याद रखते हैं कि मनुस्मृति में 6 प्रकार की श्रेणियां बताई गई हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कौटिल्य के द्वारा बताई गई श्रेणियां। तो कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई हैं। तो पहली मनुस्मृति में कही गई है 6 प्रकार की श्रेणियां। उसके बाद कौटिल्य के द्वारा 4 श्रेणियां जो हैं दुर्गों की बताई गई हैं, जिसमें पहली हो जाएगी औद्युक। पहली क्या हो जाएगी? औद्युक। औद्युक का मतलब क्या होता है? औद्युक का मतलब ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से किससे घिरा हो? जल से घिरा हो। ध्यान रखें, जल ही इसका मतलब था औद्युक। दूसरा गिरी। गिरी का मतलब होता है पर्वत। तो ऐसे श्रेणियां, ऐसे दुर्ग जो कि पर्वतों से घिरे हों, वन जो कि वनों से घिरे हों, और ऐसे क्षेत्र जो कि धान वन यानी बड़े समतल क्षेत्र से हो जिसके चारों ओर दुर्ग के, उसे धान वन श्रेणी का
दुर्ग जो है वो कहा जाता है। तो 4 श्रेणियां किसके द्वारा बताई गई हैं? कौटिल्य के द्वारा 4 श्रेणियां बताई गई। और कौटिल्य ने बताया कि इनमें जो सबसे बेस्ट श्रेणी होती है ना कौटिल्य के अनुसार, वो कौन सी थी? गिरि श्रेणी। ठीक है, यहाँ मैंने राइट भी किया है कि गिरि श्रेणी जो थी वो कौटिल्य के अनुसार सबसे अच्छी श्रेणी के दुर्ग इन्हें माना जाता था। अब हम बात करते हैं शुक्र नीति की। देखिए, शुक्र नीति के अनुसार कितने दुर्ग बताए गए हैं? शुक्र नीति के अनुसार टोटल 9 दुर्ग बताए गए हैं। ध्यान रखें, 9 दुर्ग किसके द्वारा बताए गए हैं? शुक्र नीति के द्वारा। तो इसमें सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? औद्योग दुर्ग। ठीक है, औद्योग दुर्ग जिसे क्या कहा जाता है? जल दुर्ग भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कौटिल्य के अनुसार कौन सी श्रेणी थी, तो औद्योग, उन्होंने औद्योग नाम ही लिखा था, लेकिन शुक्र नीति में जल दुर्ग के नाम से इसे बताया गया है। तो आप कंफ्यूज ना हो, औद्योग या जल दुर्ग एक ही है। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो उसे औद्योग दुर्ग कहते हैं। और 2 हम कह सकते हैं कि दुर्ग इसमें मुख्य रूप से फेमस हैं। एक तो गागरोन, ठीक है ना, जो कि कहाँ पर है? झालावाड़ में है। और दूसरा हो जाएगा भैंसरौड़गढ़ चित्तौड़गढ़। तो दूसरा क्या हो जाएगा? भैंसरौड़गढ़ चित्तौड़। दूसरा हम बात करें अगर गिरि दुर्ग, गिरि दुर्ग का मतलब क्या होता है? पर्वत दुर्ग। ध्यान रखें, गिरि दुर्ग का मतलब क्या हो जाएगा? पर्वत दुर्ग। ये जो दुर्ग होते हैं वो ऊंची पहाड़ियों पर बने होते हैं। ठीक है, और राजस्थान में इस श्रेणी के दुर्ग सर्वाधिक है, यानी क्योंकि राजस्थान का अधिकांश भाग क्या है? पहाड़ी एरिया अगर जहां पर भी है, तो उस वजह से राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी श्रेणी के दुर्ग होंगे? गिरि दुर्ग होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम ही बनते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक दुर्ग में एक ही प्रकार की श्रेणी का हो। एक दुर्ग एक से अधिक प्रकार की श्रेणियों के भी हो सकते हैं, इसीलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम बनते हैं। लेकिन हाँ, हमें कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, किसके द्वारा बांटा गया है, वो हमें पता होना चाहिए। तो गिरि दुर्ग में जैसे हमारा चित्तौड़ का दुर्ग, रणथंभौर हो गया, मेहरानगढ़ हो गया, ठीक है, जालोर या सिवाना के दुर्ग हो गए, वो सभी गिरि दुर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। तीसरा हम देखें अगर वन दुर्ग, तो वन दुर्ग क्या हो जाएगा? ऐसा दुर्ग जो चारों ओर किससे घिरा हो? वनों से घिरा हो। और याद रखें, इसे मेवास दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवास दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो चारों तरफ से वनों से घिरे हों उन्हें मेवास दुर्ग कहा जाता है। सिवाना बाड़मेर का दुर्ग जो है वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, जो चारों ओर से किससे घिरा हो? वन से घिरा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं एरण दुर्ग। एरण दुर्ग जो होता है वो गिरि और वन इन दोनों के मध्य का हम कह सकते हैं। और ऐसा दुर्ग होता है जिसके रास्ते में बहुत सारे कांटे हों, खाइयां हों, पत्थर हों, यानी जो बहुत मुश्किल भरा रास्ता जिस दुर्ग पर जाने का हो उसे एरण दुर्ग कहते हैं। चित्तौड़ का जो किला दुर्ग है या जालोर या रणथंभौर के जो दुर्ग हैं वो इसके उदाहरण हो सकते हैं। अगला हो जाएगा पारी ख। देखिए, ख से याद रखें खाई। ख से आपको क्या याद रखना है? खाई। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। भरतपुर का, बीकानेर का, चित्तौड़, नागौर, ये सभी पारिक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और इसी प्रकार एक आता है पारिध दुर्ग। तो पारिध दुर्ग यानी जिसके ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर किसी प्रकार का मोटा परकोटा हो। ठीक है, दुर्ग के चारों ओर कोई बाहर हम कह सकते हैं कि दीवार हो, उसे क्या कहा जाता है? पारिद दुर्ग कहा जाता है। जैसे जैसलमेर का पढ़ेंगे हम, गागरोन का पढ़ेंगे, मेहरानगढ़ का किला पढ़ेंगे, तो वो सभी पारिद दुर्ग में भी आते हैं। इसके बाद है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग यानी ऐसा दुर्ग जो कि किसी मरुस्थल से घिरा हुआ हो। ध्यान रखें, धानवन किस में आ जाएगा? जो बड़े मरुस्थल, समतल मरुस्थल से घिरा हो, जैसे कि सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में है। सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसमें कि स्थायी सेना रहती हो उसे सैन्य दुर्ग कहा जाता है। और हमारी जो शुक्र नीति है उसमें बेस्ट कौन सा दुर्ग माना गया है? सैन्य दुर्ग माना गया है। कौटिल्य ने गिरि दुर्ग को मुख्य माना था, कौटिल्य के द्वारा गिरि दुर्ग को मुख्य माना गया था, लेकिन
हाँ, अगर हम बात करते हैं शुक्र नीति की, तो उन्होंने सैन्य दुर्ग को सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना है और इस दुर्ग को नर दुर्ग भी कहा जाता है। ध्यान रखें, दूसरा नाम क्या हो जाएगा, नर दुर्ग भी कहा जाता है। चित्तौड़ का, गागरोन, सिवाना, मेहरानगढ़ का, ये सभी सैन्य दुर्ग के अंतर्गत आते थे। इसके अलावा स्थल दुर्ग, यह दुर्ग समतल भूमि पर बना होता है। ठीक है, जालौर, सिवाना, ये सभी स्थल दुर्ग के अंतर्गत आ सकते हैं। तो हमने बात की टोटल 9 श्रेणियों की। किसने बताई, शुक्र नीति के द्वारा ये 9 श्रेणियां बताई गई हैं। अब अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में सर्वाधिक दुर्ग जो है वो कहाँ पर हैं, भारत में सर्वाधिक दुर्ग हैं महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश और राजस्थान का तीसरा नंबर है दुर्गों के मामले में। और राजस्थान में भी सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पर हैं, जयपुर में सर्वाधिक दुर्ग हैं राजस्थान में। तो पहला नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है और तीसरे पर राजस्थान है दुर्गों के नंबर अगर हम देखते हैं तो। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा कुछ, मतलब हम बात कर लेते हैं कि स्पेसिफिकली कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए हैं, कहाँ सबसे कम आक्रमण हुए हैं, सबसे स्थानीय आक्रमण कहाँ ज़्यादा हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों को सहन करने वाला दुर्ग, क्योंकि हमारे उत्तर में जब राजस्थान की एंट्री उत्तर से होता है तो उत्तर के प्रवेश द्वार पर कौन सा किला है, भटनेर का किला है, जो कि कहाँ है, हनुमानगढ़ में है। तो सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण जो है वो कहाँ हुए हैं, भटनेर में। सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण देखिए, जो राजस्थान का जो सेंटर है, राजस्थान का जो मध्य दुर्ग है, जिसे राजपुताना की कुंजी भी कहा जाता है, राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, अजमेर। तो भाई अजमेर जो है वो सेंटर में होने की वजह से क्या होगा कि आसपास के जो स्थानीय आक्रमण है वो सहने वाला दुर्ग कौन सा हो जाएगा, तारागढ़ अजमेर का। मुगल शैली में बना हुआ दुर्ग कौन सा हो जाएगा, मैगजीन का किला, अजमेर में है ये भी। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया दुर्ग है टॉडगढ़, अजमेर में है ये भी। और इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं सबसे प्राचीन दुर्ग की, तो सबसे प्राचीन दुर्ग क्या हो जाएगा, भटनेर का। ठीक है, तीसरी सदी में ये बना था सबसे प्राचीन दुर्ग। तो सबसे ज्यादा आक्रमण भी इसी दुर्ग में हुए हैं, भटनेर पे, और सबसे पुराना भी भटनेर का ही दुर्ग है। सबसे नया दुर्ग कौन सा है, मोहनगढ़। ध्यान रखें, मोहनगढ़ जो है वो सबसे नया दुर्ग है। कहाँ बना हुआ है, जैसलमेर में। दूसरा नवीन दुर्ग आ जाए तो लोहागढ़, भरतपुर में। ध्यान रखें, पहला जो है सबसे नया मोहनगढ़ है और नवीन दूसरा जो नवीन है वो लोहागढ़ हो जाएगा। देखिए, सहाय दुर्ग या लिविंग फोर्ट जो हैं वो राजस्थान में सिर्फ 2 ही हैं। ध्यान रखें, पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट या सहाय दुर्ग है चित्तौड़ का दुर्ग, और सबसे दूसरा लिविंग फोर्ट है सोनारगढ़ जैसलमेर का। तो ये आपको याद रखना है, लिविंग फोर्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। सर्वाधिक बुर्जों वाला, ठीक है, सर्वाधिक बुर्ज का मतलब क्या होता है, कुछ गुंबददार भवन जो कि सैनिकों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे उन्हें बुर्ज कहा जाता था। और राजस्थान में सबसे ज्यादा बुर्जों वाला जो किला है वो कौन सा हो जाएगा, सोनारगढ़ का। टोटल कितनी बुर्जें हैं यहाँ पे, 99 बुर्जें हैं। इसके अलावा देखिए, पूरी तरीके से मिट्टी से बना हुआ दुर्ग 2 हैं, भटनेर हनुमानगढ़ और लोहागढ़ भरतपुर। ठीक है, तो लोहागढ़ जो कि पूर्व का रक्षक है और भटनेर जो कि उत्तरी सीमा का रक्षक है। हमारे दोनों ही किले या हम कह सकते हैं दुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग हैं। दोनों किससे बने हुए हैं, मिट्टी से बने हुए दुर्ग हैं। सर्वाधिक गहराई में स्थित दुर्ग, देखिए राजस्थान में मुख्य रूप से गिरी दुर्ग बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर बात आ जाए गहराई में पाया जाने वाला दुर्ग तो वो कौन सा हो जाएगा, लोहागढ़। भरतपुर में लोहागढ़ जो है वो गहराई में स्थित दुर्ग है। इसके अलावा एक और आप बात ध्यान रखें, 21 जून 2013 में, कब, 21 जून 2013 में विश्व धरोहर सूची में 6 दुर्गों को शामिल किया गया है। और याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है, चीकू, गाजर, आम। ठीक है, चीकू, गाजर, आम को विश्व धरोहर की सूची में लिया गया है, 6 दुर्गों को शामिल किया गया है। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन का, ज से जैसलमेर का किला, र से रणथंभौर और आम से आमेर का किला। तो ये 6 दुर्ग जो हैं 2013 21 जून को शामिल किए गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। राजस्थान में राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, क्योंकि उनका जो समय था
1433 से 68 तक का ये जो समय था वो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाया जाता था। उन्होंने उस समय ऐसा माना जाता है कि 84 में से 32 दुर्गों का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। अब अगर हम शॉर्ट में देखें, अगर राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ध्यान रखें, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान की आकृति है। ये बात किसने कही थी? ठीक है, पतंगाकार हम जिसे कह सकते हैं, टी.एच. हैंडले के द्वारा ये बात कही गई कि राजस्थान का जो स्ट्रक्चर है, जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। और जो हम एक बार को देख लेते हैं कि भाई सबसे उत्तर जो भाग है, उत्तरी सीमा जो है, वहां पर कौन सा गढ़ होगा, कौन सा किला होगा। तो देखिए, उत्तरी सीमा का जो रक्षक है या उत्तरी सीमा का जो प्रहरी है, या फिर हम उसे उत्तरी सीमा का प्रवेश द्वार कह सकते हैं, वो कौन सा किला हो जाएगा? भटनेर का किला, जो कि कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तो उत्तर में भटनेर का किला है राजस्थान के। पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व में लोहागढ़ भरतपुर में है। दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण में चित्तौड़गढ़ का किला हो जाएगा। पश्चिम की अगर हम बात करते हैं, अगर हम पश्चिम में से एंट्री करते हैं तो जो सबसे पहले आने वाला जो किला होगा वो कौन सा होगा? सोनारगढ़ का किला, जो कि जैसलमेर में है। तो चारों ही दिशाओं के जो प्रवेश द्वार हैं, उत्तर में भटनेर है, पूर्व में लोहागढ़, दक्षिण में चित्तौड़ और पश्चिम में सोनारगढ़ का किला है। राजस्थान का जो मध्य दुर्ग है, ठीक है ना, जो सेंटर में है, मैंने अभी बात कही थी, जहां पर सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण हुए थे, जिसे राजपूताना की कुंजी भी कहा जाता है, वो कौन सा हो जाएगा? तारागढ़ अजमेर का किला। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हम बात कर सकते हैं कि राजस्थान की विरासत दुर्ग के इंट्रोडक्टरी पार्ट की हमने आज की क्लास में बात की। अगली क्लास में हम एक एक दुर्ग को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसलमेर का दुर्ग हम सबसे पहले लेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद।